देखिए हम लोग पहले में पढ़े थे आपका बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आ गए, रेट चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, वो चार्ज कैसे होता है इनकम टैक्स, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कैसे होता है, वो पूरा यहाँ में डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी। पूरा एकदम इनकम डिटर्मिनेशन से कंप्यूटेशन तक और टैक्स पेमेंट से एकदम लास्ट पेमेंट तक हम लोग उसका पूरा पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये थोड़ा सा चीज़ें यह जानना जरूरी है। रेट प्रेस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ। वो जो रेट प्रेस्क्राइब होता है ना आपका, हम लोग का जो बजट आता है 1 फेब, हर एवरी ईयर 1 फेब को बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आती है पार्लियामेंट में। तो वो वाला रेट से हम लोग का आपका इनकम टैक्स चार्ज होता है, या फिर जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है उस हिसाब से चार्ज होता है। ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। एवरी पर्सन मतलब ये स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर क्या है, इसमें देखिए एक पर्सन, हम लोग के इनकम टैक्स में ये सिर्फ पर्सन बोल के डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ आता है, वो हम नीचे देखेंगे अभी। एक पर्सन को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, एक पर्सन को क्या क्या बोला जाता है। फिर देखिए टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है, आप लोगों को हर बार हर चीज़ में काम आएगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम लोग ने प्रॉफिट या फिर इनकम जनरेट किया है, उस ईयर का प्रॉफिट या फिर इनकम का टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर देते। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का इनकम का हम लोग टैक्स 1 अप्रैल 2022 टू 23 के बीच में जब हम लोग का ड्यू डेट आता है, हम लोग तब पेमेंट करते हैं। मतलब अभी आपका चल रहा है 2023, तो अभी 1 अप्रैल पार हो गया है, तो हम लोग अभी टैक्स देंगे 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक का। उसका बाद का टैक्स अभी हम लोग को नहीं पेमेंट करना है, वो हम लोग को नेक्स्ट ईयर में पे करना है। तो वही बोल रहा गया है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, अभी जो चल रहा है वो असेसमेंट ईयर है जिसमें हम लोग अभी प्रेजेंट खड़े हैं, और जो 31 मार्च का जो पहले ईयर था 1 अप्रैल तक, वो हम लोग का था प्रीवियस ईयर। उसमें जो इनकम जनरेट हुआ उसका बिहाफ में हम लोग अभी टैक्स पे करेंगे। अब देखिए पर्सन इंक्लूड्स, यही था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इसका अंदर देखिए पर्सन का डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल आता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, फिर जाके AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक फर्म आता है, एक कंपनी एक्सेट्रा। ये पर्सन का डेफिनेशन का अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आपका एक नोट है, ये क्या, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन एसएससी टोटल इनकम। जो एसएससी का टोटल इनकम होता है ना, इनकम टैक्स उसका ऊपर ही लगता है। और नेट टोटल इनकम हम लोग को फाइंड करने के लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें डिडक्शन एग्जेम्पशन आपका ये सब लग के लास्ट में आपका नेट टोटल इनकम आता है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। अब देखिए ये हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इन टोटल इनकम नंबर 1 टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, स्टेप 1 से लेके इसमें स्टेप 13 या 14 तक है, जो हम लोग को पूरा अच्छे से ध्यान देना है। यही हम लोग का काम आएगा आगे जाके हेड्स ऑफ इनकम में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1 क्या है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या है कि आप क्या तो इंडिया में रह रहे हैं, क्या तो बाहर रह रहे हैं। आप सिटीजन इंडिया के हो लेकिन आप रह रहे बाहर हो, उसका भी एक क्राइटेरिया है फाइंड करने का, 182 डेज और 30 डेज। ये आगे जाके आपको चैप्टर 2 में पता चलेगा, ये डिटेल्ड में पढ़ाया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे एक पर्सन का, ठीक है। टू एसर्टेन विच इनकम टू बी इंक्लूडेड, ये एसर्टेन करने के लिए कौन सा इनकम इंक्लूडेड होगा इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस पता चलेगा तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा इनकम हम लोग को लेना है जिसमें टैक्स लगेगा और कौन सा में नहीं लेना है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका बाद हम लोग आगे जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। ये सबसे मेन स्टेप है
क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। 5 हेड होता है टोटल। देखिए हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आता है, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है जो आदमी को सैलरी मिलता है। मान लीजिए आप ऑयल इंडिया में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ सैलरी मिलता है, तो आप इस हेड में आओगे, ठीक है। इन हेड्स ऑफ इनकम के अंदर सैलरी के अंदर आओगे, उसका हिसाब से आपको जो डिटेल पता है उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ गया, मान लीजिए आप कोई अपना घर जो आपके आप ओनर हो जिसके, वो आप लेट आउट, आप रेंट में दे के रखे हो, उससे रेंटल इनकम मिल रहा है आपको। वो जो रेंटल इनकम होता है ना, वो इस हेड के अंदर आपका टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आ गया प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो इनकम आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कमाते हो या सर्विस दे के कमाते हो। प्रोफेशन मतलब जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सर्विस देता है अपने क्लाइंट को, और सर्विस दे के जैसे उसका ईयरली इनकम होता है 50 लाख, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो इस हेड पे लगेगा, प्रॉफिट एंड गेन। और बिजनेस से जो इनकम होता है वो भी इसी हेड के अंदर लगेगा, आपका टैक्स होगा। कैपिटल गेन, मान लीजिए आपने शेयर कुछ होल्ड करके रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, ये सब आगे जाके देखेंगे आप, अभी आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बेचा या कोई लैंड बेचा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू इसके अंदर आपका कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी इनकम, ये चारों हेड, पहला चारों हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन के अंदर टैक्स नहीं होगा, वो सबका सब कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट मिला आपको सेविंग बैंक अकाउंट में, एफडी में इंटरेस्ट मिला, वो सब इधर ही टैक्स होगा। और बहुत आता है, वो भी आप आगे जाके देखेंगे डिटेल्ड में, लेकिन यहाँ आपको एकदम लेमैन भाषा में इधर समझ लीजिए। अब आ गया स्टेप 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पता किया उसका कि क्या है, वो रेसिडेंट है या नहीं है इंडिया का। फिर पता किया कि कौन सा हेड का अंदर इनकम आएगा। क्या पता उसका इनकम 5 हेड का अंदर आ रहा हो, उसने सैलरी भी मिलता हो, उसका हाउस प्रॉपर्टी भी हो, वो जॉब करने के बाद बिजनेस भी करता हो, कोई सर्विस देता हो, फिर जाके कैपिटल गेन भी हो रहा हो उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूट करेंगे टैक्स। पता चल गया कौन कौन सा हेड के अंदर टैक्स लगने वाला है, फिर हम लोग कंप्यूट करेंगे। देखिए एग्जेम्पशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब जो आपको समझना जरूरी है। दीज आर सर्टेन इनकम्स विच आर होनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्पशन क्या होता है, एग्जेम्पशंस, गवर्नमेंट कोई कोई चीज को पूरा एग्जेम्प्ट करके रखी है, कि जैसे कि आप उसमें कितना भी प्रॉफिट कमा लो, करोड़ों करोड़ों कमा लो, ठीक है, 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी कमा लो, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, 100% एग्जेम्प्ट है। ये देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी आपका लेस हो जाता है। मान लीजिए आपने बिजनेस से कमाया 1 करोड़, फिर और एग्रीकल्चर से कमाया 50 लैक्स, तो आपका जब टोटल होगा ना इनकम, तो वो 1.5 करोड़ नहीं होगा, पहले तो टोटल 1.5 करोड़ होगा, फिर माइनस एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरल इनकम, उसको 50 लैक्स माइनस करेंगे तो नेट टोटल इनकम आएगा 1 करोड़, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन हम लोग को ITR में वो भरना पड़ता है कि हम लोग का एग्रीकल्चर इनकम 50 लाख है, और वो दिखाना भी पड़ता है बुक्स में, बस वो उसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। फिर आ गया ये नोट है, देखिए सम में भी पार्टली एग्जेम्प्ट, एग्जाम्पल कम्यूटेड पेंशन। देखिए कोई कोई इनकम पार्टली एग्जेम्प्ट भी होता है, तो वो देखिए जैसे कम्यूटेड पेंशन, ये आप आगे जाके देखेंगे, ये पार्टली एग्जेम्प्ट होता है और पार्टली टैक्स होता है, ठीक है। फिर एग्जेम्प्ट ओनली टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। एग्रीकल्चर इनकम तो कोई लिमिट ही नहीं है उसका, वो अनलिमिटेड, जितना कमाएंगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसा भी चीज़ होता है, ऐसा भी इनकम होता है जो आपका एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट है, उसका बाद आपका उस पर टैक्स लगेगा, तो वो भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब आगे जाके पढ़ेंगे आप, एक बार आप एग्जेम्प्ट ये सब का मतलब समझ लीजिए। फिर आइए डिडक्शन। डिडक्शन वो अमाउंट हम लोग को डिडक्शन मिलता है, मतलब डिडक्ट हो जाता है टोटल इनकम से, प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। हर हेड ऑफ इनकम का अंदर कुछ अमाउंट है, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू डिडक्शन दिया गया है। जैसे रेंटल इनकम में 30% हम लोग को स्पेशल डिडक्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए रेंटल इनकम कमाया,
तो उसमें से 30%, 30,000 आपका स्पेशल डिडक्शन मिल जाएगा। ये सब आप जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आप आगे से पता चलेगा। मैंने आपको डिडक्शन का मतलब बताने के लिए समझा दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, वही मैंने जो आपको बताया, जो हमने हाउस प्रॉपर्टी के इनकम लेट आउट किया था, म्यूनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट लिया है घर के ऊपर और वो घर बना के वो आपने रेंट पे चढ़ा दिया। अब जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो घर के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका डिडक्शन में चला जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे 1 लाख का आपका रेंटल इनकम था, उससे जितना इंटरेस्ट लग रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो वही हो गया डिडक्शन, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। नोट, these exemptions and deductions would be available to the individual depending upon the tax regime in which he pays tax। हाँ, ये क्या बात हो गया, देखिए अब डिडक्शन पहले जब था 2-3 साल पहले, तब तक डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाता रहा, कोई उसमें आपको चेक करने का दरकार नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसमें 2 रेजिम आ गया है, मतलब एक न्यू स्कीम, एक ओल्ड स्कीम। गवर्नमेंट ने दोनों स्कीम दे के रखा है। अगर यदि आप ओल्ड स्कीम चूज करते हो, जो टैक्स स्लैब है ना, उसमें एक ओल्ड स्कीम है, एक न्यू स्कीम है। अगर यदि आप ओल्ड स्कीम चूज करते हो तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आप यदि न्यू स्कीम चूज करते हो ना, टैक्स वाला, जिसमें 7 लाख से शायद आपका स्टार्ट होता है क्या टैक्स लगना, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। और जो पुराना वाला था जिसमें 3,50,000 से स्टार्ट होता रहा, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, डिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम, सेक्शन 14A। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हम लोग को डिसअलाउ हो जाएगा इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम। मान लीजिए हम लोग एग्रीकल्चर इनकम हो 1 करोड़, मान लीजिए, और बिजनेस इनकम भी 1 करोड़ है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। अब देखिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जेम्प्ट इनकम, expenditure incurred in relation to any exempt income is not allowed as a deduction while computing income under any other head, 5 head of income। मान लीजिए कि आपने एग्जेम्प्ट इनकम डाला 1 करोड़, और आपने मतलब एग्रीकल्चर इनकम डाला 1 करोड़, और आपने डाला बिजनेस इनकम 1 करोड़। तो आपका इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिए आपने एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट कर दिया, जब आप P&L बनाएंगे उसमें आपने इधर खर्चा डाल दिया कि एग्रीकल्चर में एक ट्रैक्टर लगा, सर्विस चार्ज लगा, लेबर चार्ज लगा, वो तो आपका इधर माइनस हो जाएगा एज ए खर्चा। तो वो बोल रहा है यदि तुम एग्जेम्प्ट इनकम ले रहे हो तो एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए जो जो खर्चा लगा ना, वो तो माइनस नहीं कर सकते अदर हेड ऑफ इनकम से, क्योंकि वो बिजनेस से 1 करोड़ कमाया तो उसको 1 करोड़ ही दिखाना पड़ेगा। वो 50 लाख बोल देगा एग्रीकल्चर में खर्चा भी हो गया, वो इधर तो एग्जेम्प्ट भी ले लिया और इधर से खर्चा भी दिखा दिया, तो उसका बिजनेस में भी फायदा हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। इस सेक्शन का यही बोलना है 14A का। अब सेकंड पॉइंट देखिए, द असेसिंग ऑफिसर इज empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income which does not form part of total income। असेसिंग ऑफिसर को पावर दिया गया है कि वो डिटरमाइन कर सके कि कौन सा एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम आएगा या नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम फॉर द पर्पज ऑफ डिसअलाउंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 14A इज प्रेस्क्राइब बाय CBDT। CBDT बताता है कि आप जो एग्जेम्प्ट इनकम कमाए हैं और उस पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ वो आपका डिटरमाइन होगा या नहीं होगा, कितना होगा, क्या होगा, उसका मेथड है, वो डिसाइड कौन करता है, CBDT अंडर सेक्शन 14A के अंदर। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट देखिए, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14A regarding disallowance of expenses would apply even in case where exempt income has not accrued of or arisen। मतलब इसका मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 21-22 में इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर में 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ रुपया किया आपने इन्वेस्ट एग्रीकल्चर में। ठीक है, आपने गाछ लगवाया, उसका मतलब गाछ का छोटा पुली उली कीना आपने, उसको लगवाया, लेबर चार्जेस लगा, उसमें एक माली रखा 4-5, उसमें आपका 1 करोड़ खर्चा आया, बहुत बड़ा गार्डन है। ठीक है, तो इस ईयर तो आपका इस फाइनेंशियल आपने दिसंबर में प्लांट किया वो, और वो फल देगा, वो मतलब आपको प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपका जून में होगा,
तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपका वो खर्चा आ गया, तो अब इस फाइनेंशियल में तो खर्चा हुआ आप पीएनएल में दिखा देंगे कि भाई इतना 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 तो 1 करोड़ खर्चा हुआ। और फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप इनकम होगा तो वो इनकम दिखा देंगे कि भाई हमारा 10 करोड़ रुपये इनकम हुआ, एग्रीकल्चर इनकम पूरा का पूरा एग्जाम मिल जाएगा। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर में जब आपने प्लांट किया तब तो आपको वो खर्चा मिल गया, वो आपका एक्सपेंडिचर में आपने खर्चा डिडक्शन में ले लिया। लेकिन वो नहीं चलेगा। वो बोल रहा है कि आप इस साल प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, अगर जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उससे कोई एग्जेम्प्ट इनकम होने वाला है इन फ्यूचर आपको, तो आप वो एक्सपेंडिचर को पीएनएल में नहीं दिखा सकते, उसका डिडक्शन नहीं ले सकते, आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब यही है। आप ठीक से पढ़िएगा, ये मैंने जो नोट्स लिखा है आपको पूरा समझ में आएगा। इससे ब्रीफ में आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। स्टेप 4 क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद वीडियो 3 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 3 में। स्टेप 4 क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चिल्ड्रेन। ये देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग ने रेसिडेंशियल सेसेस देखा था, फिर हम लोग देखा था सबसे पहले क्या था, स्टेप 1 रेसिडेंशियल सेसेस, स्टेप 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। हम लोग इनकम कंप्यूट करेंगे डिडक्शन लगा के। फिर देखेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, क्या इनकम कोई क्लब हो रहा है। क्लब का मतलब क्या होता है, मिला देना। इसमें क्या होता है, देखिए इनकम टैक्स इज लेविड ऑन ए स्लैब सिस्टम। हम लोग को पता है इनकम टैक्स एक स्लैब सिस्टम का तरीका से लगता है, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए कि अभी हम लोग का 10 लाख प्रॉफिट है तो उसमें 20% लगेगा, तो 50 लाख प्रॉफिट होने से उस पर 30% लगेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तो क्या बोला है, द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव, एज द इनकम इंक्रीजेज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस। वही मैंने जो आपको बोला, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई कोई टैक्स पेयर क्या करते हैं ना कि वो 30% का ब्रैकेट में नहीं आए, तो क्या करता है टैक्स पेयर, ट्राई टू डाइवर्ट सम पोर्शन ऑफ इनकम टू देयर स्पाउस चिल्ड्रन एक्सेट्रा टू मिनिमाइज टैक्स बर्डन। कोई कोई जैसे मान लीजिए मेरा 50 लाख इनकम है, मैंने 20 लाख अपना लड़का का नाम में दिखा दिया और 20 लाख अपना वाइफ के नाम में दिखा दिया, तो मेरा बच गया 10 लाख इनकम। तो ये इनकम जब डिवाइड हो जाता है तो सबका 10% का स्लैब में आ गया। एज्यूम करिए, मैं अभी स्लैब नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप एज्यूम कर लीजिए 30% का जगह, जहाँ 50 लाख के ऊपर मेरा 30% लगता रहा, मान लीजिए 15 लाख, अभी 10% लगेगा क्योंकि मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। वो उसका अलग बिजनेस दिखा दिया उसका, लेकिन है सब बिजनेस मेरा नाम में, मैंने अपने वाइफ और बच्चे के नाम में दिखा दिया। तो अभी क्या हो गया, 10% के हिसाब से 50 लाख के ऊपर 5 लाख रुपये टैक्स लगा मेरा, तो 10 लाख तो बच गया मेरा। तो वही क्या करता है टैक्स पेयर लोग, हम लोग का ट्राई टू डाइवर्ट कर देता है इनकम को। इनकम मेरा है लेकिन डाइवर्ट कर देंगे बच्चा और स्पाउस में, इसलिए ये क्लबिंग ऑफ इनकम दिया गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम ये बोलता है कि कोई भी ऐसा इनकम जो स्पाउस अपने वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या चिल्ड्रन डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है, वो स्पाउस के हाथ में टैक्स नहीं होगा, वो खुद जो ओनर है उसका उसी के हाथ में टैक्स होगा, जो टैक्स पेयर है उसी के हाथ में टैक्स होगा, वो आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। यही क्लबिंग ऑफ इनकम बोलता है। ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हम अब आगे देखेंगे पार्ट 3 में, इसके आगे का अभी स्टेप 4 तक हो गया है, स्टेप 5 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आएगा स्टेप 4 और सॉरी स्टेप 5। थैंक यू, अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।